हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम लोगों ने पिछले क्लास में आपदा प्रबंधन से संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है कि आपदा प्रबंधन से आपको क्या क्या प्रश्न आएंगे। इसको हमने बच्चों देख लिया था। आज हम आप लोगों को इकाई 6 मानचित्र ऊंचावच निरूपण के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि मानचित्र ऊंचावच निरूपण किस प्रकार से होता है बच्चों। तो देखिए, आपने जो मैप होता है, मानचित्र होता है, उसको तो देखा ही होगा। तो उस मानचित्र पर बहुत सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अगर आपसे सिंपल में पूछा जाए कि आखिर मानचित्र, इसको बोलते हैं हम मैप। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम मैप। तो आखिर ये हमारा मैप क्या होता है? तो हम क्या करते हैं, कागज की एक चौरस पत्तल पर धरातल की जितनी भी आकृतियां हैं उनको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। ऊंचावच निरूपण क्या है? तो धरातल पर आपने बहुत सारे आकृतियों को देखा होगा, जैसे कहीं पर झील, कहीं पर पहाड़, कहीं पर पर्वत। इस सबको जो है हमें मानचित्र पर दर्शाने के लिए क्या है, हम लोग बहुत सी आकृतियों या रंग द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम ऊंचावच निरूपण कह सकते हैं। तो बच्चों, आप क्या याद रखोगे, ऊंचावच निरूपण क्या है? तो धरातल के विभिन्न आकृति जैसे पहाड़, पर्वत, झील, जलाशय, जलप्रपात आदि को मानचित्र पर दर्शाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ऊंचावच निरूपण कहलाती है। लेकिन ऊंचावच का अगर मतलब देखें तो हमारी धरती क्या है, एक समान समतल नहीं है। इसीलिए जो हमारी धरती जो एक समान बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊंचावच। तो आपसे सिंपल में अगर कोई पूछ दे ऊंचावच का क्या मतलब होता है, तो ऊंचावच का मतलब ये होता है कि हमारा धरातल हमेशा बराबर नहीं है, कहीं पर निम्न तो कहीं पर उच्च है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊंचावच कहते हैं। यहाँ पर ऊंचावच निरूपण, तो धरातल पर जितनी भी आकृति है उन आकृतियों को मानचित्र पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, ऊंचावच कहलाता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं और लिखते भी हैं कि आपको ऊंचावच होता क्या है। ठीक है बच्चों, ऊंचावच क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। ऊंचावच क्या है मेरे बच्चों? तो देखिएगा, धरातल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को निरूपित करना ही क्या कहलाता है, ऊंचावच निरूपण कहलाता है। निरूपण, ठीक है। ऊंचावच निरूपण क्या है? तो आप मेरे बच्चों कह सकते हो, ऊंचावच निरूपण, ऊंचावच निरूपण से तात्पर्य वैसी विधि से है मेरे बच्चों। ऊंचावच निरूपण से तात्पर्य वैसी विधि से है जो धरातल के विभिन्न आकृतियों को प्रदर्शित करती है, उसे ऊंचावच निरूपण कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर समझना कि ऊंचावच निरूपण क्या है। तो ऊंचावच निरूपण से हमारा तात्पर्य वैसी विधि से है जो धरातल के विभिन्न आकृतियों को क्या करती हो, प्रदर्शित करती हो। उसी को हम क्या कहते हैं, ऊंचावच निरूपण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा ऊंचावच निरूपण क्या है।
तो उचावच निरूपण से हमारा तात्पर्य वैसी विधि से है जो धरातल की विभिन्न आकृतियों को क्या करती हो, कागज पर प्रदर्शित करती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उचावच निरूपण कहते हैं। जैसे बच्चों मानचित्र पर क्या क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे आपको कहीं पर्वत को प्रदर्शित किया जाता हो, ठीक है, जलप्रपात, मैदानीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों, बर्फीले क्षेत्र, जो भी आपको क्या होता है, मानचित्र क्या है, तो उचावच निरूपण एक ऐसी विधि है जो धरातल के विभिन्न आकृतियों को क्या करती है, मानचित्र पर निरूपित करती है, प्रदर्शित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उचावच कहते हैं। जैसे पर्वत, जलप्रपात, झील आदि को क्या करती है, ये दर्शाती है, उसी को हम क्या कर सकते हैं बाबू, उचावच कह सकते हैं। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपको उचावच समझ में आ गया होगा कि उचावच निरूपण से तात्पर्य वैसी विधि से है जो धरातल के विभिन्न आकृतियों को क्या करती हो, प्रदर्शित करती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उचावच निरूपण कहते हैं। जैसे क्या होता है, उस पर पर्वत, जलप्रपात, मैदानीय क्षेत्र या बर्फीले क्षेत्रों को हम क्या करते हैं, उस पर दर्शाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उचावच निरूपण कहते हैं। तो बच्चों समय समय पर इस उचावच निरूपण को दर्शाने के लिए कई विधियों का जन्म हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि उचावच निरूपण को किस प्रकार से किन विधियों द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है, क्लास 10th में अगर आप देख रहे हो तो इससे आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरी वादा है आपसे, बस आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखते रहें। तो उचावच निरूपण की विधियां। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि उचावच निरूपण की जो है आपको प्रमुख विधियां कौन कौन से है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उचावच निरूपण की प्रमुख विधियां पढ़ने वाले हैं कि उचावच निरूपण से हम किन किन विधियों का उपयोग करते हैं कि उचावच प्रदर्शित होते हैं। तो बच्चों सबसे पहला हम पढ़ते हैं हैसूर विधि। सबसे पहला हम पढ़ते हैं बच्चों क्या, हैसूर विधि। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं, हैसूर विधि। तो आपको ये समझ में ना होगा कि हैसूर विधि क्या है, इसका विकास कहाँ से हुआ। तो हैसूर विधि इस विधि का विकास या खोज ऑस्ट्रिया के लेहमान ने किया था। ठीक है बच्चों, किया था। तो आपको समझना पड़ेगा इस विधि का विकास किसने किया था। तो इस विधि का विकास ऑस्ट्रिया के लेहमान ने किया था, जो एक ऑस्ट्रिया का सेना था। उसी ने उचावच प्रदर्शन के लिए आपको किस विधि का आविष्कार किया था, तो हैसूर विधि का आविष्कार किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है कि हैसूर विधि क्या है। तो हैसूर विधि का खोज किसने किया था, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के लेहमान ने किया था। यह एक ऑस्ट्रिया का सेना था जिसने क्या किया था, हैसूर विधि का विकास किया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है कि हैसूर विधि का विकास किसने किया था बच्चों। तो आप याद रखिएगा हैसूर विधि का विकास किसने किया था, तो हैसूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। ये आप जो है एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि हैसूर विधि का विकास किसने किया था, लेहमान ने किया था। अब आता है मेरे बच्चों कि हैसूर विधि को कैसे दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, इससे यहां से हम लिखते हैं, इससे विधि में छोटी महीन
एवं इस विधि में बच्चों क्या किया जाता है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है बच्चों। तो इस विधि में क्या किया जाता है बच्चों, इस विधि में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। ये रेखाएं ढाल की दिशा या जल प्रवाह की दिशा में खींची जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेसुर विधि क्या है? तो हेसुर विधि का विकास ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। इस विधि में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींचकर हम क्या करते हैं, ढाल वाले भूमि या जल प्रवाह भूमि को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आप क्या याद रखिएगा, इस विधि में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है और ये रेखाएं ढाल की दिशा या जल प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, जल प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। अधिक, इसी में लिखते हैं, अधिक ढाल वाले भाग में ये रेखाएं पास एवं गहरी रंग में होती है। तो बच्चों इसमें क्या याद रखना कि इस विधि में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। ये रेखाएं ढाल की दिशा या जल प्रवाह की दिशा में खींची जाती है और अधिक जहां ढाल होता है उसमें ये रेखाएं क्या होता है, पास होता है और वहां पर गाढ़ा कलर से क्या किया जाता है, रंग दिया जाता है। तो इस प्रकार से हेसुर विधि का विकास हम उचावत निरूपण में करते हैं। तो आपको समझ में आ गया हेसुर विधि क्या है। तो हेसुर विधि का विकास ऑस्ट्रिया के लेहमान ने किया था बच्चों। ठीक है, हेसुर विधि का विकास किसने किया था, ऑस्ट्रिया के लेहमान ने किया था। इस विधि में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। ये रेखाएं ढाल प्रवाह की दिशा अर्थात जल प्रवाह की दिशा में खींची जाती है। जहाँ पर ढाल अधिक होता है वहाँ पर ये रेखाएं मोटी होती हैं और वहाँ पर इसको क्या किया जाता है, गाढ़े रंग से रंग दिया जाता है। आइए अब हम समझते हैं उचावत निरूपण की दूसरी विधि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, लिख सकते हैं। हम अगला करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं हेसुर विधि। आओ बच्चों, हम हेसुर विधि के बाद दूसरा मेथड पढ़ते हैं बाबू। वह है आपको क्या, पर्वतीय छायाकरण विधि। पर्वतीय छायाकरण विधि। ठीक है बच्चों, इस विधि में हम लोग जो है पर्वतीय छायाकरण की विधि, ये जो है उचावच प्रदर्शन की दूसरी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, उचावच को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस विधि को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इस विधि में बच्चों, इस विधि में जब किसी भी पर्वत या चीज को दर्शाना होता है तो हम पश्चिम, याद रखने वाली बात, पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इस विधि में प्रकाश पड़ने की कल्पना कहाँ से करते हैं, तो पश्चिम कोने से करते हैं कि प्रकाश वहां से पड़ेगा।
तो आपको पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है, तो इस विधि में आप लिख सकते हो बच्चों मेरे, इस विधि में आकृति पर प्रकाश पश्चिम कोने से ऊपर से पड़ने की कल्पना की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में आकृति पर प्रकाश पश्चिम कोने से पड़ने की कल्पना की जाती है कि जिस आकृति को हमें दर्शाना है, जिस पर्वत या पहाड़ को हमें दर्शाना है, उस पर प्रकाश कहाँ से पड़ता हो, आपको पश्चिम कोने से पड़ता है। अब जिस भाग में आपको प्रकाश नहीं पड़ता है, अंधेरा रहता है, उस भाग को हम गाढ़े रंगों से रंग देते हैं, तथा जिस भाग में प्रकाश पड़ते हैं उसके हल्के आभा से हम रंग देते हैं। तो आपको पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है बच्चों, तो इस विधि में आकृति पर प्रकाश पश्चिम कोने से ऊपर से पड़ने की कल्पना की जाती है। जो भाग अंधेरा में रहता है उसे गहरे काले रंग से तथा जो भाग प्रकाश में होता है उसे हल्के रंग से भरते हैं। तो बच्चों, इसमें पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है, आप लोग याद रखने वाली बात है कि इस विधि में जिस आकृति को दर्शाना होता है, उस आकृति में पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, और जो भाग प्रकाश में पड़ता है उसे हल्के रंग से, तथा जो भाग अंधेरा में पड़ता है उसको क्या कहते हैं, गाढ़े रंगों से रंग दिया जाता है। तो आपको ये उचाज प्रदर्शन की दूसरी विधि है पर्वतीय छायाकरण विधि। इस विधि में आकृति को दर्शाना होता है, उस आकृति पर पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, और जो भाग प्रकाश में होता है उसे हल्के रंग से, तथा जो भाग अंधेरा में रहता है उसे गाढ़े रंगों से क्या किया जाता है, रंग दिया जाता है। तो बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। आइए उचाज प्रदर्शन की तीसरी विधि पढ़ते हैं कि क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ाते हैं आपको उचावच प्रदर्शन की तीसरी विधि, जिसका नाम है बच्चों आपको क्या, तल चिन्ह। उसका नाम क्या बाबू, तल चिन्ह। ये उचावच प्रदर्शन की तीसरी विधि है, जिसका नाम क्या होता है, तल चिन्ह। अब तल चिन्ह क्या होता है, देखो, तो अगर कोई चीज मान लो ये कोई चीज है, ये कितनी ऊंची है, इसकी हाइट हमें कहाँ से मापते हैं, तो इसकी ऊंचाई हमें मापना होगा, तो हमें समुद्र तल से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे निम्न तल किसको मानते हैं, समुद्र को मानते हैं। तो किसी भी, जैसे भवन हो गया, पुल हो गया, खंभा हो गया, इन सबकी ऊंचाई समुद्र तल से मापते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तल चिन्ह कहते हैं। तो आप कह सकते हो, वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर भवन, पुल आदि की ऊंचाई समुद्र तल से मापने को क्या कहते हैं, हम तल चिन्ह कहते हैं बच्चों। तो आप लिखिएगा, वास्तविक सर्वेक्षण के
द्वारा भवनों, पुलों, खंभों आदि, ठीक है ना। वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान पुलों, खंभों, भवनों आदि अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से, ठीक है ना, ये जितनी भी चीजें होते हैं उनकी ऊंचाई हम कहाँ से मापते हैं? समुद्र तल से मापी जाती है या इसीलिए कह सकते हैं वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान भवन, पुलों, खंभों आदि अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी जाने वाली ऊंचाई को प्रदर्शित करना तलचिन्ह कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, तलचिन्ह क्या होता है? तो आप ये लिख सकते हो, वास्तविक संरक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों आदि जो अस्थायी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की ऊंचाई समुद्र तल से हम माप कर क्या करते हैं? कागज पर दर्शाते हैं, उसके बगल में लिख देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? तलचिन्ह कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि तलचिन्ह क्या है। तो क्या है बच्चों? वास्तविक संरक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों आदि अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी जाने वाली ऊंचाई को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? तलचिन्ह कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब तलचिन्ह के बाद हमारी चौथी मेथड आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानिक बोल सकते हैं या अस्थायी बोल सकते हैं। स्थानिक ऊंचाई। अब मेरे प्यारे बच्चों, स्थानिक ऊंचाई क्या होती है इस पर हम विचार करते हैं। तो हमने उचाज प्रदर्शन की पहली विधि पढ़ा हैसूर, जिसका विकास लेहमान ने किया था। ठीक है। दूसरी हम पढ़े प्रवर्तीय छायाकरण विधि, तीसरी पढ़े तलचिन्ह, चौथी पढ़ रहे हैं हम स्थानिक ऊंचाई। तो स्थानिक ऊंचाई क्या है? तो ये देखिएगा, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष, ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि तलचिन्ह क्या है, स्थानिक ऊंचाई क्या है। तो तलचिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया स्थानिक ऊंचाई किसे कहते हैं? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? हम स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ गया बच्चों कि मान लीजिए अब कोई विशेष स्थान, जैसे विशेष स्थान आपको क्या, जैसे मान लीजिए किसी हमें ताजमहल की ऊंचाई मापनी है कि ताजमहल की ऊंचाई क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? तलचिन्ह की सहायता से समुद्र से उसकी ऊंचाई मापेंगे कि वो ताजमहल कितनी ऊंची है। तो उसी ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? स्थानिक ऊंचाई करेंगे। हम किसी स्थान की ऊंचाई को क्या कर रहे हैं बच्चों? माप रहे हैं। जैसे मान लो हम इस मकान में हैं, इसकी ऊंचाई माप रहे हैं, तो समुद्र तल से माप सकेंगे कि ये कितना तल से ऊंचा है। तो तलचिन्ह की सहायता से क्या बाबू स्थानिक ऊंचाई क्या है? तो तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान की
मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है। तो इस विधि में आकृति पर हम पश्चिम कोने से, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में प्रकाश किस कोने से पड़ने की कल्पना की जाती है? तो पश्चिम कोने से। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव इसमें है। और हैसूल विधि का विकास किसने किया था? लेहमैन। दो ऑब्जेक्टिव आपका महत्वपूर्ण है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में प्रकाश किस कोने से पड़ने की कल्पना की जाती है? तो पश्चिम कोने से पड़ता है। और जिधर अंधेरा होता है उधर क्या करते हैं? गाढ़े रंग से रंगते हैं, तथा जिधर प्रकाश पड़ता है उसे हल्की आभा से रंग देते हैं। तलचिन्ह क्या है बच्चों? तो वास्तविक संरक्षण द्वारा भवन, पुलों, खंभों आदि अस्थायी वस्तुओं की ऊंचाई समुद्र तल से मापकर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? तलचिन्ह कहलाता है। स्थानिक ऊंचाई क्या है बच्चों? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो आप इसे उतार लो, 100 स्क्रीन ले सकते हो। आइए बच्चों, हम अब पांचवा मेथड पढ़ते हैं कि पांचवा मेथड क्या है। जानते हैं, आप मेहनत रेगुलर करो। अगर आप रेगुलर मेहनत करते हो ना तो आपका 450 से रैंक ऊपर जाएगा ही जाएगा। बस आप रेगुलर इसी तरह से वीडियो को देखते रहो और ध्यान से पढ़ते रहो। क्योंकि आप जानते हो कि नहीं, ये बात सही कहा जाता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक होगा मेहनत बाबू, उतना अधिक आपको फल मिलता है। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको अप्रैल में जब रिजल्ट आता है ना, आनंदमय हो जाता है। नहीं तो सबको यही फोकस रखता है बाबू, आप कब सही हैं कब बुरे हैं ये लोग नहीं देखता। जब रिजल्ट आता है तो तुम्हारी पढ़ाई दिखाई देती है, तुमने कितना पढ़ा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बस आपके पास ये 6 महीने का समय है और 6 महीने में इतना मेहनत कर दीजिए, क्योंकि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। आइए इसी के साथ हम पांचवा मेथड पढ़ते हैं बाबू, त्रिकोणमितीय स्टेशन। वह क्या होता है ये समझिएगा। त्रिकोणमितीय स्टेशन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं उचावच प्रदर्शन की आपको पांचवी मेथड, जिसका नाम क्या है बच्चों? त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध 3 बिंदुओं में होता है। इसमें हम क्या कहते हैं कि जिसका उपयोग हम त्रिभुज विधि या के द्वारा क्या करते हैं, स्टेशन के रूप में 3 चित्र बनाकर त्रिभुजाकार दर्शाते। जैसे इसमें एक चित्र यहाँ पर ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पर, अब इसको क्या करते हैं हम त्रिभुजाकार जोड़ देते हैं। तो त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध 3 बिंदुओं से होता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, 3 बिंदुओं को दर्शाते हैं और 3 बिंदुओं से त्रिकोणमितीय त्रिभुज की तरह आकृति बनाकर दर्शा देते हैं, तथा बगल में इसकी हम हाइट लिख देते हैं कि 5 फीट है तो 5 फीट, नहीं तो जो भी हमारा होता है लेंथ, उसको हम ऊंचाई लिख देते हैं। और इसी विधि को हम क्या कहते हैं बाबू? आपको त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है? तो त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध 3 बिंदुओं से होता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, मानचित्र पर 3 बिंदु लेते हैं, जैसे हमने यहाँ और यहाँ लिया, और तीनों को एक त्रिकोणमिति के हिसाब से एक त्रिभुज की तरह मिला देते हैं और इसकी ऊंचाई जो है बच्चों बगल में लिख देते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। आइए अब इस त्रिकोणमितीय स्टेशन का डिफाइन लिखते हैं, लिखिएगा। त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध 3
बिंदुओं से होता है। प्यारे बच्चों, तो त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध 3 बिंदुओं से होता है। इस विधि में त्रिभुज की तरह क्या करते हैं बच्चों कि इस विधि में हम त्रिभुज की तरह सर्वेक्षण से मानचित्र पर आकृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है? तो त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध 3 बिंदुओं से होता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, त्रिभुज की तरह आकृति बनाकर मानचित्र पर निरूपण कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपको त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। आइए उचावच प्रदर्शन की छठा विधि पढ़ते हैं कि ये छठा विधि क्या होता है। चलिए, अस्तर रंजन विधि। तो प्यारे बच्चों, तो आपको उचावच प्रदर्शन की ये छठी विधि है, जिसका नाम क्या है, अस्तर विधि। इस विधि का प्रयोग हम मानचित्रों को रंगीन दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कभी आपने व्हाइट मानचित्र भी देखा होगा, रंगीन मानचित्र भी देखा